डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर महावीर सिंह यादव आज आप लोगों को ऑप्टिक्स का टॉपिक डिफ्रैक्शन और उसमें भी फ्रेजनल टाइप डिफ्रैक्शन के अंदर सीधी कोर पर विवर्तन किस तरह से होता है इस पर अपना व्याख्यान देने वाला हूँ। तो ध्यान से आप लोग सुनेंगे, कोई दिक्कत आए तो मेरे से पूछ सकेंगे। तो इसके लिए डिफ्रैक्शन एट ए स्टेट एज देखने के लिए मैंने आप लोगों के सामने ये फिगर रखा है। इस फिगर के अंदर माना जो तरंग दैर्घ्य लैम्बडा वाले एक परिप्रकाश स्रोत से आलोकित रेखा छिद्र एस है और उससे बेलनाकार तरंगाग्र डब्लू डब्लू डैश, यहाँ ये डब्लू डब्लू डैश ये तरंगाग्र तीक्ष्ण सीधी कोर ओडी पर आपतित होता है। सीधी कोर से रेखा छिद्र की दूरी ए है, ये वाला जो पार्ट है, और इसी तरह से तथा दूसरी तरफ बी दूरी पर पर्दा रखा हुआ है। इसका मतलब ओ एस इक्वल टू क्या है, ए है, तथा ओ पी इक्वल टू क्या हो गया, बी है। चित्र में हम देखते हैं कि रेखा छिद्र एस, सीधी कोर ओडी तथा पर्दा तीनों परस्पर समानांतर तथा कागज के तल के लंबवत स्थित होते हैं। ज्यामितीय प्रकाशिकी के अनुसार प्रकाश किरण सीधी रेखा में गमन करती हैं, इसलिए पर्दे पर पी के ऊपर का क्षेत्र अंधकार में तथा नीचे का क्षेत्र ऊपर का क्षेत्र प्रकाश में तथा नीचे का क्षेत्र अंधकार में होना चाहिए। परंतु प्रायोगिक प्रेक्षणों के अनुसार सीधी कोर पर प्रकाश किरणों के मुड़ने या विवर्तन के कारण पर्दे पर पी के निकट छाया के प्रभाग में प्रकाश की तीव्रता घटती जाती है और पी के ऊपर के भाग में फ्रिंज प्रारूप दिखाई देता है। तो यह इस तरह का जो पैटर्न हमें मिलता है, इस पैटर्न की जो स्टडी है हम तीन तरह से यहाँ इसका कर सकते हैं। तीन तरह कौन से मान सकते हैं, एक भाग अंधकार वाला भाग, छाया वाला भाग कहेंगे, दूसरा क्या है कि एक सीमांत भाग कहेंगे, और तीसरा क्या कहेंगे, यहाँ इसका प्रकाशमान या प्रकाश में क्षेत्र इसको कहेंगे। तो जो पहला P से P1 वाला जो पार्ट है, जो छाया क्षेत्र होता है, तो छाया क्षेत्र में स्थित बिंदु पर परिणामी तीव्रता कितनी होगी, कैसे ये परिवर्तित होगी, ये एक स्टडी कर सकते हैं। दूसरा जो भाग है अर्थात छाया क्षेत्र की परिसीमा पर स्थित बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, जहाँ से छाया वाला भाग शुरू होना चाहिए वहाँ बिंदु P है, तो छाया क्षेत्र की सीमा पर परिसीमा पर जो बिंदु है उसकी तीव्रता कितनी होगी, ये हम देखना चाहेंगे। और तीसरा क्या है कि जो P से ऊपर वाला भाग, P और P2 के बीच का जो भाग है, जो कैसा है, प्रकाश में है, इस प्रकाश में क्षेत्र के अंदर और कोई जो बिंदु है उसके लिए प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी, या P से P2 की तरफ बढ़ते हुए प्रकाश की तीव्रता किस तरह से परिवर्तित होगी, ये हम इसके अंदर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं कौन से लेता हूँ, छाया क्षेत्र में स्थित बिंदु P1 पर परिणामी तीव्रता। अब इसको देखने के लिए फिर मैं पीछे वाला अपना जो फिगर है उस फिगर के ऊपर मैं जाता हूँ। अब फिगर में देखते हैं तो क्या है, मान लीजिए सीधी कोर के छाया क्षेत्र में कोई बिंदु P1 स्थित है। यहाँ जो ये P1 ये वाला जो है ये छाया क्षेत्र के अंदर स्थित है। बिंदु P1 से रेखा छिद्र S को मिलाने वाली रेखा तरंगाग्र WW डैश को O1 पर काटती है, जैसे ये यहाँ पे काटती है। अतः प्रेक्षण बिंदु P1 की दृष्टि से O1 तरंगाग्र पर ध्रुव कहलाएगा। इसलिए संपूर्ण तरंगाग्र WW डैश को दो भागों WO1 तथा O1 W डैश में विभाजित कर सकते हैं। भाग OW डैश अवरुद्ध होने के कारण बिंदु P1 पर प्रकाश की तीव्रता तरंगाग्र के भाग OW के कारण होती है। अतः P1 पर परिणामी आयाम कितना होगा, P1 पर परिणामी आयाम E0 इक्वल टू तरंगाग्र के भाग OW या O1W माइनस O1W के कारण से
कुल आयाम, इसको इक्वेशन 1 के द्वारा मैंने इसमें लिख दिया है। अब अलग अलग स्थितियों के लिए इसको देख सकते हैं कि यदि बिंदु P1 की पर्दे पर स्थिति इस प्रकार है कि तरंगाग्र के भाग O1 O में केवल एक अर्ध आवर्ती अर्ध पट्टी स्थित होती है, तो E1 पर जो परिणामी आयाम होगा उसका मान कितना होगा, E0 इक्वल टू माइनस E01 प्लस E02 प्लस E03 माइनस E04। क्यों? क्योंकि इस O1 O के अंदर केवल एक अर्ध आवर्ती जो पट्टी है वो ही क्या होती है, वो इससे ढक पाती है, रुक पाती है, इसलिए जो प्रकाश पहुंचता है तो ऐसी स्थिति के अंदर अन्य जो प्रकाश की जो तीव्रता होगी वो किनके, इनके प्रकाश का जो आयाम होगा इन आयाम के योग के बराबर होगा, जिसको इक्वेशन आगे मैं इसको वो कर सकता हूँ, इक्वेशन 2 के द्वारा लिख सकता हूँ, या इसी को मैं आगे इसको थोड़ा सोल्व करता हूँ। तो सोल्व करने से देखते हैं कि इसकी जो वैल्यू है लगभग कितनी आ जाती है, माइनस E02/2 आ जाती है। ये कैसे आती है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो E02 है इसका मान E03 से कुछ अधिक होता है, E04 का मान ये क्या है, E03 से कम होता है, इसलिए इसको जैसे हम पहले करते आए हैं तो उसी तरह से इसको दो हिस्सों के अंदर वो कर सकते हैं, E02/2 और प्लस E02/2 के रूप में रख सकते हैं। तो ये जो E03 है E02/2 और E04/2 का क्या हो जाता है, मीन आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास में केवल ये बचता है माइनस E02/2 बचता है, जहाँ तरंगाग्र के प्रथम द्वितीय तृतीय अर्धावर्ती अर्ध पट्टियों के कारण P1 पर आयाम क्रम से E01, E02, E03 आदि है। P1 पर परिणामी तीव्रता का मान कितना मिल जाता है, परिणामी तीव्रता का मान अर्थात E02 इक्वल टू कितना हो गया, E02²/4 दैट इज इक्वल टू I2/4। इसको इक्वेशन 4 के द्वारा यहाँ मैंने इसको लिख दिया है। अब दूसरा देखते हैं। अब यदि बिंदु P1 को इतना विस्थापित करते हैं कि तरंगाग्र के भाग O1 O में दो अर्धावर्ती अर्धपट्टी स्थित हों, अर्थात सीधे कोर के द्वारा ऊपर के भाग की दो अर्धपट्टियां अवरोधित हो जाएं, तो P1 पर परिणामी आयाम का मान कितना आ जाता है, E0 इक्वल टू प्लस E03 माइनस E04 प्लस E05 आगे इस तरह से ये आ जाता है। और जब इसको सोल्व करते हैं तो आयाम का मान कितना आ जाता है, E03/2 आ जाता है। अच्छा, परिणामी तीव्रता का मान कितना आ जाता है, E02 हो जाएगा, E0 हो जाएगा, तो ये आएगा I3/4 आ जाता है। इक्वेशन 3 के द्वारा उसको लिख देते हैं। इस तरह बिंदु P1 जैसे जैसे ज्यामितीय छाया में नीचे विस्थापित होता जाता है, विस्थापित किया जाता है, सीधी कोर तरंगाग्र के भाग O1 O की अधिकाधिक अर्धावर्ती अर्धपट्टियां ढकती जाएंगी, जिससे P1 पर प्रकाश की तीव्रता कम होती जाएगी और छाया क्षेत्र में P1 की स्थिति यथेष्ट अंदर होने पर P1 पर तीव्रता लगभग शून्य हो जाएगी। यहाँ छाया क्षेत्र में जो तीव्रता का दूरी के साथ में जो परिवर्तन है वो मैंने लास्ट में दिखाया है इसके अंदर। तो एक बार इसको देख सकते हैं कि कहाँ पर ये परिवर्तन, इधर ये देखिए, ये छाया क्षेत्र के अंदर ये वाला जो भाग है इसके अंदर लगातार और ये इस तरह से कम होता हुआ चली जाती है प्रकाश की तीव्रता। तो इस तरह से, और यहाँ इस भाग के अंदर और ये छाया क्षेत्र के अंदर और परिणामी तीव्रता का मान परिवर्तित होता है। अब इसके लिए आगे देखिए दूसरा जो आता है, छाया क्षेत्र की परिसीमा पर स्थित बिंदु पर परिणामी तीव्रता, अर्थात जो फिगर का जो P पॉइंट है उस P पॉइंट पर प्रकाश की तीव्रता क्या होगी, किस बात पर निर्भर करेगी। अब देखिए इसके अंदर रेखा छिद्र S तथा कोर को मिलाने वाली रेखा पर बिंदु P स्थित है। अतः बिंदु P के लिए बिंदु O तरंगाग्र
डब्लू डब्लू डैश का ध्रुव होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि संपूर्ण तरंगागर के अर्धभाग डब्लू ओ से बिंदु पी पर विक्षोभ पहुंचेगा व शेष भाग ओ डब्लू डैश अवरुद्ध होगा। इसलिए बिंदु पी पर परिणामी आयाम का जो मान है वो क्या होगा, तरंगागर के अर्धभाग डब्लू ओ के कारण से कुल आयाम के बराबर होगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या हो गया कि यहाँ इसका जो कुल आयाम का मान कितना होगा, E01 माइनस E02 प्लस E03। ये क्यों हो गया, क्योंकि इसके अंदर हर अर्ध आवर्ती पट्टी से पहुँचने वाली जो तरंग होगी कला में विपरीत होती हैं। तो पहले E01 माइनस E02 प्लस E03 माइनस E04 इस तरह से, अर्थात इवन वाले सेम फेज में होंगे तो ओड वाले वो उसके अपोजिट फेज के अंदर होंगे। अर्थात जब इसको सोल्व करते हैं तो इसका जो मान आता है वो मिल जाता है E01/2, अर्थात P पर परिणामी तीव्रता का मान कितना हो गया, I0/4। यदि आयाम का स्क्वायर कर देते हैं तो हमें इस तरह से मिलता है। यह तीव्रता प्रथम अर्ध पट्टिका से P पर तीव्रता की 1/4 होगी। ठीक, अब जो इसका तीसरा पार्ट लेते हैं, प्रकाश में क्षेत्र में स्थित बिंदु पर परिणामी तीव्रता। यहाँ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, ये उसके अंदर है जहाँ उच्चिष्ट और निम्निष्ट हमें इसके अंदर प्राप्त होते हैं, तो उनके लिए क्या कंडीशन होगी वो इसके अंदर देखते हैं। अब मान लीजिए कि पर्दे के प्रकाश में क्षेत्र में कोई बिंदु P2 स्थित है जिस पर प्रकाश की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P2 तथा रेखा छिद्र S को मिलाने वाली रेखा बेलनाकार तरंगाग्र को बिंदु O2 पर काटती है। मैं एक बार चित्र को दिखाता हूँ फिर उसे वो करता हूँ। इस O2 पर ये इसके अंदर ये इस पर काटता है, देखिए ये O2 पर ये काटता है बिंदु P2 को मिलाने वाली S से मिलाने वाली जो रेखा है वो इसको तरंगाग्र को O2 के ऊपर काटती है। इसलिए बिंदु O2 तरंगाग्र WW डैश का ध्रुव बन जाएगा। बिंदु P2 की स्थिति प्रत्येक स्थिति के लिए ध्रुव O2 से ऊपर वाले तरंगाग्र के अर्धभाग WO2 के कारण तीव्रता समान होती है, परंतु तरंगाग्र के भाग O2O के कारण पर्दे के प्रकाशमय क्षेत्र के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न तीव्रता होती है। इसलिए P2 पर परिणामी आयाम का मान कितना होगा, तरंगाग्र के WO भाग के कारण कुल आयाम और उसके साथ ही साथ में जो नीचे का भाग है इस भाग के कारण से तरंगाग्र के WO भाग के कारण कुल आयाम, और इसका जो मान है वो कितना है, तरंगाग्र के अर्धभाग WO2 के कारण आयाम प्लस O2O भाग के कारण आयाम। तो इनके दोनों से जो आयाम मिलता है उनके सम जो होता है वो हमें आयाम के रूप में प्राप्त होता है। अब इसी को यदि अपन वो करते हैं, अलग अलग स्थितियों में सोचते हैं कि पहली स्थिति, यदि बिंदु P2 की पर्दे पर जो स्थिति इस प्रकार है कि तरंगाग्र के O2O भाग में केवल एक अर्धपट्टिका स्थित होती है, तो P2 पर परिणामी आयाम का मान कितना हो गया, यहाँ ये मिल जाता है परिणामी आयाम का मान, अर्थात E0 इक्वल टू E01 माइनस E02 प्लस E03 प्लस E01। ये प्लस लास्ट वाला जो प्लस E01 है ये किसके कारण से, ये भाग O2O भाग के कारण से और आयाम का मान है। जबकि पहले वाला जो पार्ट है वो किसके कारण से है, ये O2 जो ध्रुव है उससे ऊपर का जो तरंगाग्र है, अर्ध तरंगाग्र है, उसके कारण से, और ये आयाम का मान है। अर्थात जब इसको सोल्व करते हैं तो ये अपने को ये मिल जाता है 3/2 E01 मिल जाता है। अब इस पे अर्थात P2 पर परिणामी तीव्रता का मान कितना आ गया, इसका स्क्वायर कर देते हो तो 9/4 I1 प्राप्त हो जाता है। अर्थात इस स्थिति पर प्रथम उच्चिष्ट अथवा प्रथम प्रदीप्त फ्रिंज बनेगी। अब दूसरी स्थिति देख लेते हैं। यदि बिंदु P2 को पर्दे पर थोड़ा ऊपर लें कि उसके संगत तरंगाग्र के भाग O2O से दो अर्धावर्ती अर्धपट्टिकाएं
खुली रहें तो P2 पर परिणामी आयाम का मान कितना हो गया। ये तो देखिए ये WO2 के कारण से तो ये पहला वाला जो पार्ट ये तो वैसे के वैसे आ गया। ये नीचे वाला पार्ट अर्थात इससे O2O वाले जो भाग हैं उससे जब केवल 2 आवर्ती अर्ध पट्टिकाएँ यदि खुली हैं तो परिणामी आयाम का मान E01 माइनस E02 ये मिलता है। इनको सोल्व करते हैं तो अपने पास में लगभग इसका जो मान कितना आ जाता है, या इसकी जो वैल्यू आ जाती है लगभग E01/2 के अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू आ जाती है। पहले का तो मान कितना आ गया, E01/2 आ गया। दूसरे का E01 माइनस E02 है तो ये 3/2 E01 माइनस E02 दैट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट इक्वल टू E01/2 अर्थात इतना मिल जाता है। अब P2 पर परिणामी तीव्रता का मान इसका स्क्वायर कर देते हैं तो ये आगा I1/4 अर्थात देखो पहले कितना मिल रहा था जब नीचे वाले भाग में केवल एक अर्ध आवर्ती अर्ध पट्टी यदि उसमें खुली हुई थी तो 9/4 I1 था। अब यदि P की स्थिति इस तरह परिवर्तित हो जाती है कि 2 पट्टियाँ नीचे वाले भाग से वहाँ प्रकाश वहाँ पहुँचता है तो ऐसी स्थिति के अंदर तीव्रता का मान कितना हो जाता है, पहले का 1/4 हो जाता है। अर्थात इस स्थिति पर तीव्रता प्रथम उच्चिष्ट से बहुत कम होने के कारण प्रथम निम्निष्ट या प्रथम अदीप्त फ्रिंज बनती है। अर्थात यहाँ इस स्थिति पर और क्या होता है, प्रकाश की तीव्रता का मान अत्यल्प होता है या नेग्लिजिबल इसको कह सकते हैं। अब इसी को अपन वो कैसे कर सकते हैं, अतः यहाँ P2 को यदि और ऊपर लेने पर भाग O2O में 3 अर्ध आवर्ती पट्टिकाएँ उद्भासित होती हैं और P पर परिणामी तीव्रता का मान कितना हो जाता है, जो I1 से कुछ कम रहता है। अर्थात इसका जो मान है वो कितना मिलता है, E01 प्लस E03/2 का होल स्क्वायर, ये उसकी तीव्रता का मान हमें इसके अंदर ये मिल जाता है। तो इस प्रकार से और जब इसको हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि P2 बिंदु को ऊपर विस्थापित करने पर जब तरंगाग्र के भाग O2O से विषम संख्या में अर्धावर्ती अर्ध पट्टिकाएँ खुली रहती हैं तो P2 पर उच्चिष्ट या प्रदीप्त फ्रिंजें बनती हैं, और जब सम संख्या में अर्धावर्ती अर्ध पट्टियाँ खुली रहती हैं तो P2 पर निम्निष्ट या अदीप्त फ्रिंजें बनती हैं। इसको मैंने फिगर के अंदर यहाँ इसको प्रदर्शित किया। अर्थात ये जो मैक्सिमा वाली जो स्थिति दिखती हैं, ये मैक्सिमा वाली जो स्थिति हैं ये किनके लिए हैं, ये मैक्सिमा वाली स्थिति जब O2O भाग से विषम संख्या में अर्ध आवर्ती अर्ध पट्टियाँ खुली रहती हैं। और ये जो निम्निष्ट जो बनते हैं, ये वाले जो भाग निम्निष्ट बनते हैं, ये कब बनते हैं, जब सम संख्या के अंदर O2O भाग से सम संख्या के अंदर अर्धावर्ती अर्ध पट्टियाँ खुली रहती हैं। अर्थात इसके अंदर इस प्रकाश में भाग के अंदर और प्रकाश उच्चिष्ट और निम्निष्ट इसके अंदर प्राप्त होते हैं, अर्थात फ्रिंजें इसके अंदर हमें प्राप्त होती हैं। तो इस तरह से यहाँ जो पीछे वाला छाया क्षेत्र के अंदर भाग और ये इधर सामने वाला जो ये वाला छाया क्षेत्र का भाग है और ये प्रकाश में क्षेत्र का भाग होता है। और जबकि ये P क्या है, ये सीमा क्षेत्र छाया सीमा क्षेत्र है, परिसीमा क्षेत्र है ये, जहाँ पर इसका मान कितना I0/4 के वो लगभग इसका जो मान है वो इसमें प्राप्त होता है, I0/4 के लगभग इसका मान प्राप्त होता है। तो इस तरह से यहाँ ये जो पैटर्न है वो इस तरह का हमें प्राप्त होता है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।